तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है स्मॉल बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड ये आपका रहेगा। स्मॉल जैसा कि नाम से पता है कि भाई छोटा, जो स्केल मीन्स पैमाना और इंडस्ट्री मीन्स उद्योग। छोटे पैमाने का जो उद्योग होता है वो आपका क्या होता है, वो इसमें आप पढ़ेंगे। मेन जो एम्प्लॉयमेंट होता है वो आपका स्मॉल स्केल बिजनेस से ही निकल के आता है कि जो छोटी इंडस्ट्री होती हैं उनमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में एक तो ओनर जो होता है वो खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट रखता है, दूसरा जो उसके आसपास के लोग होते हैं उनके लिए भी वो एम्प्लॉयमेंट रखता है। मान लीजिए आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे भी हो सकता है और लार्ज पे भी हो सकता है। वो आपकी फाइनेंस पे डिपेंड करेगा मेन, कि आपका फाइनेंस कितना है, उसके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है या लार्ज स्केल पे काम कर रहा है। तो नेक्स्ट, जैसे इसने कहा है कि आपका स्मॉल स्केल बिजनेस जो है वो 1951 के रूल रेगुलेशन के अंदर काम करेगा कि इसमें आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 50 से ज़्यादा वैसे होने नहीं चाहिए, पर फिर भी जैसे कि उसकी कैपिटल इंक्रीज़ कर दी गई है। कैपिटल कैसे इंक्रीज़ कर दी गई है? 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़ अगर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो जो माइक्रो पे काम करेगा यानी कि बिल्कुल छोटा होगा, सूक्ष्म जिसको हम बोलते हैं, उसमें आप 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो ये माना जाएगा कि माइक्रो पे काम कर रहा है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अगर वही चीज़ सर्विसेज पे आ जाए कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसमें आपकी कैपिटल 10 लाख रहेगी। क्लियर? दूसरा, स्मॉल स्केल की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका 5 लाख रुपए की 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, और इधर से अगर आप सर्विसेज एंटरप्राइजेस की तरफ जा रहे हैं तो आपको 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप मिड टर्म पे जा रहे हैं कि आपका जो फर्म है वो मिड साइज़ का है तो इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10 करोड़ और सर्विसेज के लिए 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। जैसा कि इन्वेस्टमेंट से पता चल रहा है कि भाई 5 करोड़ रुपए हैं, तो 5 करोड़ रुपए जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका जो है जो पैमाना है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाने वाला होगा। अब इसका जो एक्ट है उसमें जो रिवाइज़ किया गया था, पहले सबसे पहले आपका 1951 एक्ट आया था, फिर उसके बाद इसको 59 में रिवाइज़ किया गया, 60 में रिवाइज़ किया गया, 66 में रिवाइज़ किया गया, 75 में। रिवाइज़ करने का मतलब है कि इनमें कुछ ना कुछ सुधार किया गया है, रिफॉर्म्स किए गए हैं। उसके बाद 80 में, 90 में, और अब इसका क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट। इसका नाम है, इसकी फुल फॉर्म अगर आपकी बुक में ना हो तो लिख लें, MSMED। इसकी फुल फॉर्म है माइक्रो, S से स्मॉल, M से मीडियम और E से एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट से रिलेटेड एक्ट है ये आपका, ये 2006 रहेगा। क्लियर? उसके बाद स्मॉल स्केल जो बिज़नेस है आपका, उसका इंडिया में क्या रोल है, कि किस तरीके से वो आपकी भूमिका अदा करता है, कि किस तरीके से आपका काम करता है वो। एक तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री होती हैं वो इंडिया में ज़्यादा हैं, और जो एम्प्लॉयमेंट है सबसे ज़्यादा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से ही है। दूसरा, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आपको मिल जाती है, मजबूती आपकी जो होती है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो आपकी इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। अगर मान लीजिए आप 5 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो 5 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जो आउटपुट होती है वो आपकी इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है कि अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल कराते हैं। अपॉर्चुनिटी आपकी एक तो सेल्फ बिजनेस से रिलेटेड होती है, दूसरी आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो 2 तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको अवेलेबल ये कराएगा क्या, स्मॉल स्केल बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट रहता है कि आपका बैलेंस्ड रहता है। जो रीजनल एरियाज़ होते हैं आपके, जो अलग अलग क्षेत्र होते हैं, उसमें रूरल एरियाज़ भी आपका आता है, अर्बन एरियाज़ भी आपका आता है। तो दोनों तरीके के जो एरियाज़ होते हैं उनकी डेवलपमेंट स्मॉल स्केल बिजनेस पे काम करती है, कि जितना आप स्मॉल स्केल की तरफ जाएंगे
उतना ही आपके जो क्षेत्र का विकास किया जाएगा। क्योंकि मान लीजिए आपके आसपास कोई फर्म आ जाती है या कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिससे कि क्या होगा, लाइफ स्टैंडर्ड आपका इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए आपको पहले कम पैसे मिल रहे थे, वेजेस कम मिल रही थी, आसपास आपके इंडस्ट्री जैसे ही आएगी, आपकी वेजेस बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी, तो आपका जो जीवन जीने का ढंग है पैसे के साथ वो भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, यानी कि लाइफ स्टैंडर्ड आपका चेंज हो जाएगा जैसे ही आपकी इंक्रीज इनकम हो जाएगी। उसके बाद प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी मैं पॉइंट इंक्लूड कर दिया इसके अंदर। इसके बाद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। मान लीजिए आपके आसपास रॉ मटेरियल जो है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, और वो अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो उस इंडस्ट्री को जैसे ही आप लगाते हैं तो उन सभी चीज़ों का आप बेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपके आसपास जितने भी प्रोडक्शन के लिए रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरीके से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पॉपुलेशन का एरिया सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था, एग्रीकल्चर से हटके किस पे आ जाएगा, इंडस्ट्रियल पे आ जाएगा। क्योंकि आपके आसपास पहले इंडस्ट्री नहीं थी, तो इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से क्या हुआ है कि आपके आसपास के लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में चले गए थे सभी। उसमें क्या होता है, सीजनल या मोस्टली बेरोज़गारी जिसको हम बोल सकते हैं, या छिपी बेरोज़गारी वहाँ होती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है, वहाँ 3-3 व्यक्ति काम करते रहते हैं, तो 3 व्यक्ति वहाँ से, यानी कि 2 एक्सेस में हैं, तो 2 व्यक्ति वहाँ से हटके कि वहाँ चले जाएंगे, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लगभग हो जाता है आपका किसका, इनकम का। क्योंकि मान लीजिए आपका पहले अर्बन एरियाज़ जो हैं या रूरल एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ आपका डेवलप है, रूरल एरिया अभी डेवलप नहीं था। जैसे ही आपने इंडस्ट्री को वहाँ इस्टेब्लिश किया, वैसे ही आपका क्या हुआ, आसपास के जितनी भी डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो जाता है, जैसे रोड बनवा दिए जाते हैं। आसपास अगर कोई ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है तो वो अवेलेबल रहती हैं, और इसके साथ ही आप लोगों की जो इनकम कम थी उस इनकम को भी इंक्रीज़ कर दिया गया। यानी कि गांव में जो लोगों की इनकम कम होती थी उसको भी इम्प्रूव कर दिया गया। क्लियर, क्लियर, ओके बेटा।